नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक में आज हम दस्तक देंगे सबसे पहले उस खबर पर जिसमें राजस्थान की गहलोत सरकार को एक बड़ा जीवन दान मिला है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बागी नेता सचिन पायलट की नाराजगी को दूर कर लिया है। वो अभी अभी राहुल गांधी से मिलने अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे हैं। पायलट खेमे के एक विधायक भंवरलाल शर्मा ने जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गहलोत और पायलट के बीच संतुलन साधने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना रही हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे हटाए जा सकते हैं। मौजूदा जो फॉर्मूला है उससे ये बिल्कुल साफ है कि ये न तो गहलोत की जीत है और न ही पायलट की हार, बल्कि 1 महीने से हिल रही गहलोत सरकार को जीवन दान मिला है। पिछले 12 जुलाई के बाद आज कांग्रेस का आला नेतृत्व चैन की नींद सो सकता है। पिछले 30 दिनों से कांग्रेस नेतृत्व की धुकधुकी इस बात से बढ़ गई थी कि कहीं राजस्थान भी मध्य प्रदेश की तरह मुट्ठी से न फिसल जाए, कहीं सचिन पायलट दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया न बन जाएं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की मुलाकात के बाद राजस्थान में गहलोत खेमे का भी सुर बदल गया है। वो सब आलाकमान के फैसले को मानते हैं और आलाकमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आलाकमान अपने विवेक से अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन इस शांति की कीमत क्या होगी ये अभी तय नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके सचिन पायलट की तरफ से विकल्पों की ये सूची आलाकमान को भेजी गई है कि अशोक गहलोत के अलावा भविष्य में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा हो। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो सचिन पायलट कैंप से 2 वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी सभी नेताओं को मंत्रिमंडल या बोर्ड, न्यास और निगम के पदों पर एडजस्ट किया जाए और सचिन पायलट को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव का पद दिया जाए। साथ ही सम्मानजनक वापसी के लिए पायलट चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस घोषणा पत्र में राहुल गांधी के किए गए वादों को लागू करने की घोषणा की जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट अपने दोनों पदों पर लौट आएं। साथ ही सरकार के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। राहुल गांधी ने सचिन पायलट के साथ आए सभी विधायकों से बातचीत करने की भी इच्छा जताई। अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन मेरे विकास के काम होंगे और क्या आश्वासन देने। मेरा नेता दिल्ली में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। राजस्थान में अशोक गहलोत है। अगर राहुल गांधी की बात सचिन पायलट ने मान ली तो फिर वो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएंगे, जिन्होंने सचिन पायलट की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हालांकि सचिन पायलट के मध्यम पड़ते सुर के बावजूद जैसलमेर के सूर्यगढ़ किले की किलेबंदी और सख्त कर दी गई है, जहां गहलोत कैंप के विधायक रखे गए हैं। सूर्यगढ़ पैलेस में जहां पर विधायक रुके हुए हैं, पुलिस का ये तीसरा पड़ाव है जहां पर देखिए किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं पुलिस के अधिकारी और हर गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है कि बस आई है। बस को पुलिस वाले चेक कर रहे हैं इस तरह से और चेक करने के बाद भेजा जा रहा है। ये स्थिति है जैसलमेर की, जहां पर होटल में आपको पहुंचना है। होटल यहां से थोड़ी दूर है। कुछ दिनों पहले तक पायलट के तेवर ऐसे थे कि वो कांग्रेस के विमान की क्रैश लैंडिंग के रास्ते पर दिख रहे थे। सवाल है कि ऐसे में उनके तेवर नरम क्यों पड़ गए। सचिन पायलट की मजबूरी ये थी कि उनके पास केवल 19 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायक, लेकिन 22 विधायकों के दम पर वो गहलोत सरकार को नहीं गिरा सकते थे। पायलट वसुंधरा राजे के तेवर से भी डरे हुए थे कि कहीं वो बीजेपी विधायकों से क्रॉस वोटिंग न करा दें। बीजेपी में जाने से पायलट बच रहे थे और क्षेत्रीय पार्टी बनाने को लेकर मन नहीं बना पा रहे थे। फिर नेहरू गांधी परिवार ने सचिन पायलट के खिलाफ कुछ नहीं बोला, साथ ही उनकी वापसी की कोशिशों में भी लगा हुआ था। वहीं पायलट गांधी परिवार से मिले तो माहौल बेहद भावुक हो गया। परिवार में बैठ के बात करनी चाहिए, जो शिकायत है उसका निराकरण होता है।
तो ये खुला निमंत्रण था उनके लिए, और अगर वो मिलके और समाधान करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगले शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है, लेकिन पायलट खेमे की वापसी होती है तो अशोक गहलोत सरकार को जीवनदान मिल जाएगा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भरोसा कर गांधी परिवार ने जो गलती मध्य प्रदेश में की थी, उसे राजस्थान में नहीं दोहराया है। कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को किनारे कर सचिन पायलट से सीधी बात की और राजस्थान में सरकार बचा ली है। अब कांग्रेस आला कमान पर है कि सचिन पायलट की मान सम्मान के साथ कैसे वापसी कराता है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। खबर यह है कि इस समय राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की बैठक चल रही है दिल्ली में। उनके समर्थक विधायक उनके साथ हैं और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। ये बैठक इस समय चल रही है। एक बहुत मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, हम कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी नेता सचिन पायलट के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि भाषा की मर्यादा भी टूटती गई थी, लेकिन अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हम आइए आपको दिखाते हैं कि पिछले एक महीने में कैसे चला इनके बीच बेहद तीखा सियासी ड्रामा। दोनों के बीच तलखी इतनी बड़ी कि यहां तक देखिए, सबसे पहले 10 जुलाई एसओजी ने केस दर्ज किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल भाषा की मर्यादा को लांघ गया। पायलट खेमा गुरुग्राम के एक होटल में पहुंचा और सारे के सारे पायलट यहां पर आ गए। 12 जुलाई की बात है। अशोक गहलोत खेमे का शक्ति प्रदर्शन हुआ 13 जुलाई को। ये सब बाहर आए और 25 जुलाई को अशोक गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी सौंपी, फ्लोर टेस्ट की मांग की, मामला अदालत में भी गया। पायलट खेमे के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी स्पीकर के नोटिस पर यह मामला अदालत में गया। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गए। 30 जुलाई का ये मामला था और जयपुर से कांग्रेस विधायक जैसलमेर के लिए 31 जुलाई को रवाना हुए। लेकिन इस बीच अब इस समय बैठक चल रही है, मामला सुलझ चुका है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन क्या जो समझौता हो रहा है इस समय, उसकी एक शर्त यह है कि अपने दोनों पदों पर सचिन पायलट वापस लौट आएं। क्या ऐसा होता है तो राजस्थान कांग्रेस में सत्ता का संग्राम तो थम गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट का संग्राम जय परशुराम तक पहुंच चुका है। ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में होड़ मच गई है। कोई परशुराम की मूर्ति बनाना चाहता है तो कोई परशुराम की जयंती पर छुट्टी चाहता है। विघ्न तुंग गिर प्रभेदन पविर विघ्नांबुधेर पादव भगन प्रसाद पवन जय सिया नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया तो उनके साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के नाम पर मंदिर निर्माण से विपक्ष में खलबली मच गई कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण आगे भी उनके लिए भारी न पड़ जाए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने राम के जवाब में परशुराम पर अपना दांव खेल दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में अगर कोई चीज सबके सिर पर चढ़कर बोलती है तो वो है जाति की राजनीति। जाति की उस राजनीति में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश फंस गया है, जहां सियासत की सारी धाराएं भगवान परशुराम की शरण में बह रही हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी लोग परशुराम जी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं और भव्य मूर्ति लगाएंगे। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। अगर वो सच में लगाना चाहते, अगर सच में भाव होता
प्रेम होता, आस्था होती, विश्वास होता भगवान के श्री चरणों में, तो आज तक मूर्ति लग चुकी है। जाति का नासूर देवी देवताओं के प्रति आस्था में भी घाव कर चुका है। नहीं तो जिस परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया, वो आज ब्राह्मण वोट का हथियार कैसे बन जाते। लेकिन 2022 के चुनाव की आहट यूपी में बहुत तेजी से सुनाई पड़ रही है, और उससे भी तेजी से सुनाई पड़ रही है परशुराम के राजनीतिक फरसे की धार, जिसे ब्राह्मण वोट की कसौटी पर कसा जा रहा है। इसलिए समाजवाद का जाप करने वाली समाजवादी पार्टी हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है। साथ ही लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया गया है। इसीलिए दलितों, उपेक्षितों और वंचितों की दुहाई देने वाली बीएसपी की सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी से भी बड़ी मूर्ति लगाने का वादा कर रही है। इसीलिए कांग्रेस भी नेहरू गांधी के रास्ते पर चलने की जगह परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग कर रही है, और इसीलिए बीजेपी भी भगवान परशुराम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। जिस सपा शासन काल में सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ा गया हो, वो सिंपैथी कैसे कर सकते हैं। सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। भले ही देवी देवताओं का जाति से नाता नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में परशुराम ब्राह्मणों के तो राम क्षत्रियों और कृष्ण यादवों के भगवान बना दिए जाते हैं, और फिर उनके नाम पर शुरू होती है शुद्ध देसी चुनावी पॉलिटिक्स। परशुराम के नाम पर यूपी का हर सियासी धड़ा ब्राह्मण वोटों को रिझाने में लगा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 11% है। चुनाव में इतना वोट सत्ता का रूप बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। साथ ही ये वर्ग राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत ओपिनियन मेकर माना जाता है। 2007 में इनका झुकाव बीएसपी की तरफ हुआ तो मायावती की 5 साल चलने वाली सरकार बन गई, और 2017 में बीजेपी की तरफ हुआ तो बीजेपी खुद तो जीती ही, उसके विधायकों में 19% ब्राह्मण जाति से आए। सर्वे के आकलन के हिसाब से तकरीबन 65 से 70% ब्राह्मण वोट हमेशा बीजेपी की तरफ गया है। सवाल यह है कि क्या एसपी और बीएसपी जो अपना प्रयास कर रही है, इससे ब्राह्मण वोट टूटकर उनकी तरफ आएगा? ये तो आकलन लगाया जा सकता है, ये तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो यही है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का प्रयास तो यही है कि किसी तरह से ब्राह्मण वोट जो एक मुश्त बीजेपी की तरफ खड़ा दिखाई पड़ता है, उसे तोड़ा जा सके। लेकिन पिछले महीने बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ उसके कई गुंडों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद विपक्ष ये सवाल उठाने लगा है कि क्या योगी राज में ब्राह्मणों से भेदभाव होने लगा है। भगवान परशुराम के नाम पर ब्राह्मण नाराजगी को भुनाने की कोशिश विपक्ष की है। ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। 3 दशक पहले राजनीति की धुरी पिछड़े और दलित होते थे, लेकिन आज ब्राह्मण वोटों का सवाल यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा विमर्श बन गया है, और इसलिए भगवान परशुराम की मूर्ति से राजनीतिक दल अपने वोटों की ऊंचाई नाप रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 30 साल पहले मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया तो उससे राजनीति के कई समीकरण भी बदल गए। उसमें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति पर काफी असर पड़ा। जो ब्राह्मण पहले किंग हुआ करते थे, उसके बाद वो अपने 11% वोट के साथ किंग मेकर की भूमिका में रह गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के
इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण। 3 दशक पहले जब वीपी सिंह सरकार ने यह फैसला किया तो इसने देश की राजनीति को बदला। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जहां उसके बाद से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना ही नहीं। बावजूद इसके कि यूपी में ब्राह्मणों के 11% वोट हमेशा निर्णायक माने जाते हैं। वीपी के मंडल और आडवाणी के कमंडल के बीच यूपी की राजनीति झूलते झूलते आगे बढ़ गई। इस बीच ब्राह्मणों का स्वाभाविक वोट कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। इनके असर को इस तरह समझिए कि यूपी में सरकार चलाने वाली बीजेपी के 312 विधायकों में 58 विधायक ब्राह्मण हैं, यानी सत्तारूढ़ दल के कुल विधायकों में 19% ब्राह्मण हैं। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं। योगी के 55 सदस्यीय मंत्रिमंडल में कुल 9 ब्राह्मण हैं, यानी करीब 16%। अगर टॉप 11 नौकरशाहों की बात करें तो उनमें 5 ब्राह्मण आ जाएंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज रजनीश दुबे। लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही विपक्षी दलों ने परशुराम के बहाने ब्राह्मण वोटों पर डोरे डालने शुरू किए तो बीजेपी भी सतर्क दिख रही है। और इतना ही प्यार था तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भगवान परशुराम के नाम पर कोई पार्क क्यों नहीं बना, भगवान परशुराम के नाम पर इतनी ऊंची प्रतिमा क्यों नहीं बनी, आज अचानक भगवान परशुराम क्यों याद आ गए, ये तो समझ से परे। इसका मतलब कि 2022 में अपना भविष्य अब भी अंधकार में दिख रहा है। सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे, और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपके साथियों ने आपके बारे में बातें कही, जो व्यक्तिगत हमले किए और जो ये कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं आप, देखिए मैं ऐसा है आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये निर्णय दिया था देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई थी, और हमने लगातार काम किया। और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आला कमान तक लेकर जाऊँ, और मैंने सारी बातें कही हैं वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर हम सत्ता में आए थे, और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। बात कर रहे हैं काफी बार परिवार में सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई थी,
और मैंने अपने साथी विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ आलाकमान के सामने अपनी सारी बातें रख दी हैं। पार्टी अगर पद देती है तो पार्टी पद ले भी लेती है, और पार्टी ने जो कमेटी का गठन किया है वो उससे खुश नजर आए, क्योंकि ये कमेटी पायलट की, सचिन पायलट की सभी मांगों और सभी जो नाराजगी थी उनकी जांच करेगी और उस पर अपनी रिपोर्ट भी आलाकमान को देगी। तो विवाद के बाद पहली बार सामने आते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ चले अपने एक लंबे विवाद, और न सिर्फ विवाद बल्कि ये विवाद ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था कि राजस्थान की जो सरकार थी वो संकट में आ गई थी। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।